हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए बात करते हैं तीसरे पार्ट के ऊपर। और हम लोग बातें कर रहे हैं खगोल विज्ञान के बारे में, यानी एस्ट्रोनॉमी में। और ये हमारा अगला टॉपिक है ब्रह्मांड एवं तारों के निर्माण की प्रक्रिया। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आखिर हमारे ब्रह्मांड और तारों का निर्माण हुआ कैसे है। तो अभी हम लोग क्या करते थे कि अभी तक हम लोग किताबों से पढ़ते थे, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते थे जो हमें समझ में नहीं आता था, क्योंकि किताबों से हम बात तो नहीं कर सकते हैं ना। तो अगर कोई व्यक्ति वहाँ समझाने वाला मौजूद हो तो चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझा जा सकता है। तो आइए इसी संदर्भ में मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ और अपने जो विचार हैं वो आप तक शेयर करना चाहता हूँ, और कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें बेहिचक आपको अच्छे ढंग से याद हो जाए। दोस्तों, मैं बात करूंगा 1805 ईस्वी की। पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, आप चीज़ों को खाली सुनते चलिए। बात कर रहा हूँ 1805 ईस्वी की, और ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था हर्सेल। क्या नाम था? हर्सेल। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। कैसे याद रखोगे? 1805 में हमारे देश के किसका कब्जा था? तो ब्रिटेन का, यानी इंग्लैंड का। और वहीं के खगोल शास्त्री थे, इनका नाम था हर्सेल। हर्सेल ने बना दिया दोस्तों दूरबीन। और दूरबीन जब बना दिया तो दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया। अब जाहिर सी बात है, दूरबीन बन गया तो कुछ ना कुछ शोध तो होना ही होना ना, क्योंकि इसके पहले तक हम लोगों ने जितने लोगों के बारे में बातें की, वहाँ दूरबीन का कहीं प्रयोग हम लोगों ने नहीं देखा। कंपास का प्रयोग देखा कि कंपास हिप्पार्कस ने बनाया था, लेकिन कंपास के आधार पर उन चीज़ों को देखना उतना सही नहीं था। गैलीलियो ने बनाया था, गैलीली ने सबसे पहले बनाया था, टेलीस्कोप बनाया था। तो उसके बारे में हम लोगों ने बातें किया टेलीस्कोप पर, लेकिन टेलीस्कोप और दूरबीन ये दोनों अलग अलग चीज़ें थी। दूरबीन से क्या होता है कि चीज़ों को और नज़दीकी तौर पर अध्ययन किया जा सकता है। तो दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का मात्र एक अंश है, एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब कि जो हम लोग जिस सौरमंडल की बातें कर रहे हैं, जिस सूर्य और सूर्य के चारों तरफ जो 8 ग्रह अपने चक्कर लगा रहे हैं, इस सौरमंडल परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरे के पूरे आकाशगंगा का सिर्फ एक मात्र अंश है। और इस ब्रह्मांड में असंख्य की संख्या में आकाशगंगाएं हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी संख्या में सौरमंडल होगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जब इतनी ज़्यादा आकाशगंगाएं हो सकती हैं तो आकाशगंगाओं के अंदर सौरमंडल की संख्या बता पाना ये अपने आप में एक मुश्किल भरा जवाब है। तो उन्होंने इतना बताया। लोगों ने इस बात को सुनने के बाद लोगों को हैरानी हुई, हाँ ऐसा है क्या? सौरमंडल आकाशगंगा का एक मात्र अंश है। उसके बाद एक घटना घटी 1925 में। 1925 में अमेरिका के खगोल शास्त्री थे, उनका नाम था एडविन पी हब्बल। इन्होंने यह स्पष्ट किया कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड का जो व्यास है, ठीक है ना, पूरा ब्रह्मांड का जो व्यास है ये 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। तो बात आती है कि यार इसको हम याद कैसे रखें। देखिए, प्रकाश वर्ष माने होता है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी। पूरे के पूरे एक वर्ष में जो सन का लाइट है ना, यानी प्रकाश है ना, वो एक साल में जितना दूरी कवर करेगा उतना दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। और हम बात कर रहे हैं 250 करोड़ प्रकाश वर्ष की। और मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की जो चाल है वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितना दूर? 3 लाख किलोमीटर। सोच लो कि जब एक सेकंड की वैल्यू ये है तो पूरे साल में कितना सेकंड होता है? पूरे साल में कितना सेकंड होता है आप सोच सकते हैं? आप सोचिए। और उतना सेकंड एक प्रकाश वर्ष कहलाएगा मिल करके, और 250 करोड़ जब मिलेंगे तब पूरे के पूरे ब्रह्मांड का व्यास पता चलेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हमारी सोच से शायद परे है, हमारी सोच से शायद परे है। अच्छा, इतने वर्ष में चक्कर लगाता है और इसके अंदर हमारे आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। तो एडविन पी हब्बल ने और बेहतरीन तरीके से हर्सेल की बातों को प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब पूरी दुनिया जान गई कि ठीक हम लोग एक छोटे से मात्र अंश में है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड का व्यास इतना, इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य भी अपना एक चक्कर 250 करोड़ वर्ष में लगाता है। 250 करोड़ वर्ष में लगाता है, मतलब कि ब्रह्मांड के सेंटर का चक्कर, ठीक है, वो कितने दिन लगाता है? कई बार ये होता है ब्रह्मांड के सेंटर का चक्कर, कई बार ये कहा जाता है कि मंदाकिनी के सेंटर का चक्कर वो 250 करोड़ वर्षों में पूरा किया करता है, जिसे एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो बताऊंगा आगे ये कॉस्मिक ईयर क्या होता है, इसके पीछे क्या सही है क्या गलत है, आपको मंदाकिनी बोलना है कि आपको ब्रह्मांड बोलना है, क्यों बोलना है, सारी बातें करूंगा। अभी इतनी बात समझ गए ना? आगे आइए।
फिर बात हुई कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित होने शुरू हुए। सबसे वैज्ञानिक और सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। मैंने आपको बताया था कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूरा एक अलग से चैप्टर होगा हमारा, लेकिन चलो यहाँ से बात शुरू करते हैं, क्योंकि अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमें जाननी है तो हमें बिग बैंग को आधार बनाना पड़ेगा। बिना किसी चीज़ को आधार बनाए ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम नहीं समझ पाएंगे। तो आइए, सबसे वैज्ञानिक और सर्वमान्य सिद्धांत जो बिग बैंग थ्योरी है, ये दिया था जॉर्ज लेमेंतेयर ने। ये दोस्तों बेल्जियम जो देश है ना, बेल्जियम के एक खगोलक वैज्ञानिक थे, साथ ही साथ एक पादरी भी थे। ठीक है, बेल्जियम याद रखेंगे। बेल्जियम की राजधानी दोस्तों ब्रुसेल्स है, और यहीं पे जो है नाटो का मुख्यालय है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जॉर्ज लेमेंटर जी वहीं के थे, और इनकी बातों की आगे चल के व्याख्या किया है एलन गुथ ने। एलन गुथ एक अलग से हैं खगोल शास्त्री, इन्होंने व्याख्या किया है जॉर्ज लेमेंतेयर को। 2-4 नाम आप याद रखिए, जैसे अभी ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, दूरबीन का आविष्कार किया हर्सेल, एडविन पी हब्बल ने ब्रह्मांड के व्यास को डिक्लेयर कर दिया, जॉर्ज लेमेंतेयर ने बिग बैंग का थ्योरी दे दिया, एलन गुथ ने उनकी व्याख्या को आगे भी बढ़ाया। हब्बल ने वैज्ञानिक पुष्टि कर दी जब पूरे के पूरे इस जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा दिए गए सिद्धांत को। तो आइए बात करते हैं कि इस सिद्धांत में क्या है। कहा गया कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, कब? आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व यह ब्रह्मांड का एक अत्यधिक सघन पिंड के रूप में था। मतलब पॉइंट, जैसे अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, तो इसी में ब्रह्मांड था, बस इससे भी कम जगह पे ब्रह्मांड विद्यमान था। यह ब्रह्मांड अत्यंत सघन और पिंड के रूप में था, मतलब बहुत ही उसके जो अणु थे बहुत ही पास पास थे, और पास पास, अच्छा, सघनता होने की वजह से क्या होगी, घर्षण होगा ज़्यादा। आप मानोगे नहीं, चलो मैं आपको बताता हूँ। आप जिस कमरे में बैठकर ये वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अगर उस कमरे में मान लीजिए कि 4 लोगों की रहने की जगह है, लेकिन अगर मैं उसी कमरे में किसी भी हाल में 400 लोगों को भर दूं तो क्या होगा, और उसी कमरे में मैं अगर 4000 लोगों को भरने की कोशिश करूं तो क्या होगा ये कि अधिक सघनता होने के कारण वहाँ पे घर्षण होगा, और घर्षण से एक अलग सी ऊर्जा पैदा होगी, और वो ऊर्जा इतना खतरनाक होगी कि उससे विस्फोट हो सकता है। तो व्यक्ति तो विस्फोट नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ एक अलग से घर्षण होगा। तो इसी तरह से जो अणु थे ना, पास पास होने की वजह से इनमें घर्षण शुरू हो गया। यह सघनता इतनी अधिक थी कि एक चम्मच द्रव्यमान का भार लाखों टन में था। एक चम्मच द्रव्यमान का भार लाखों टन में था। अगर इतनी ज़्यादा सघनता हो जाए तो क्या होगा। और उस समय ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा दोनों को मिला करके ये सघन पिंड के रूप में था। द्रव्य और ऊर्जा को मिला करके ये एक सघन पिंड के रूप में था। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे होता है ये दोस्तों कि फिर इस पिंड में, ये जो पिंड देख रहे हैं, इस पिंड में एक भयंकर महाविस्फोट होता है। अब अगर आप मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो मत मानो। रीज़न क्या है दोस्तों, क्योंकि एक आधार जो है बिग बैंग थ्योरी वो कहता है कि इस पिंड में सघनता अधिक होने के कारण, इसके अणु एकदम पास पास होने के कारण उनमें घर्षण की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा हो गई कि उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चालू हो गई। ये संलयन इतना ज़्यादा हुआ कि फिर अचानक से उसमें एक महाविस्फोट होता है, यानी नाभिकीय विखंडन। क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है, और एक महाविस्फोट होता है। इस विखंडन के फलस्वरूप, यानी इस नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप एक महाविस्फोट होता है, जिसका नाम रखा गया बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा दी गई थ्योरी को पढ़ रहे हैं, और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई है। एक पिंड का भार लाखों टन में हो सकता है, अरबों खरबों टन में हो सकता है कि उसके द्रव्यमान जो हैं लाखों टन में हो, उनमें अणुओं की सघनता बहुत अधिक हो, बिल्कुल हो सकता है। और घर्षण होने के कारण नाभिकीय संलयन भी हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी 110% की है। और उस नाभिकीय संलयन के दौरान उसमें अगर ऊर्जा एक जरूरी मात्रा से अत्यधिक हो गई तो नाभिकीय विखंडन भी होगा, ठीक है। और उसी विखंडन का नाम दिया गया महाविस्फोट, बिग बैंग थ्योरी। तो देखिए क्या होता है। अब ये जो पिंड था, इस तरह से पिंड में हुआ महाविस्फोट, और विस्फोट होने के बाद कुछ ही सेकंड के अंदर ये पूरे के पूरे जो अलग अलग भागों में बिखर गए। अब देखिए, जो चीज़ें एकदम पास में थी वो चीज़ें यहाँ के दूर, यहाँ जाके और दूर, यहाँ जाके और दूर, यहाँ जाके और दूर, और दूर और दूर और दूर, इस तरह से इसका फैलाव
अब तक जारी है। यानी अगर हमारी आकाशगंगा यहाँ पे है, हमारी मंदाकिनी यहाँ पे, और कोई शुरू में हमारे साथ यहाँ पे और यहाँ पे थे हम लोग, शुरू में एकदम पास थे, फिर इतना दूर, फिर इतना दूर, फिर इतना दूर, फिर इतना दूर, फिर इतना, 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 और यहाँ से फिर यहाँ। तो देखिए, बताइए कि ये दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है कि नहीं। अगर दो चीज़ों के बीच में दूरी बढ़ रही है, इसी वजह से कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है, इस ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है। कैसे पता चला लोगों को कि विस्तार हो रहा है? पता इस तरह चला दोस्तों कि हमारे मंदाकिनी के पास जो भी आकाशगंगाएं थी, धीरे धीरे में उसमें क्या हो रही है, दूरी हो रही है। तो उसका क्या माना जाए? उसकी वजह यही है कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसका व्यास बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो फैल रहा है, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है। इसी वजह से तो दो चीज़ें आपस में दूर जा रही हैं। ठीक है, तो ये रीजन निकला। और ऐसा यही ये बात जिसने कहा, वो किसने कहा? जॉर्ज लेमेंत्यर ने। इस विस्फोट के साथ उस बिंदु का सारा द्रव्यमान ब्रह्मांड में बिखर गया। ये जब विस्फोट हुआ तो उस बिंदु, जो यहाँ पे चीज़ें एकत्रित थीं, वो पूरा फटने के बाद पूरा का पूरा द्रव्यमान ब्रह्मांड में बिखर गया। उन बिखरे द्रव्यमानों को कच्चे धूल का बादल यानी नेबुला कहा जाता है। आपसे पूछे नेबुला क्या है? नेबुला कुछ नहीं होता, नेबुला कच्चे धूल का बादल है। नेबुला कच्चे धूल का बादल है। अच्छा, क्या इसमें से खाली धूल ही निकला होगा? नहीं, केवल धूल। मतलब कुछ अणु, कुछ भाई बड़े रहे होंगे द्रव्यमान में, कुछ छोटे रहे होंगे, कुछ एकदम छोटे रहेंगे, कुछ बहुत बड़े रहे होंगे, कुछ एकदम धूल की तरह रहे होंगे। तो जो धूल वाले, कच्चे धूल वाले बादल हैं, मतलब जो मीडियम मीडियम टुकड़े थे, वो कह रहा है नेबुला। और इन्हीं के जुड़ने से आगे चल के बनेगा तारे, ग्रह, उपग्रह और उल्काएँ बनेंगी। ठीक है, तो इसके अनुपात में ये चीज़ें तो धूल के बराबर ही है ना, है कि नहीं? अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए सारे कुछ धूल ही हैं। एक ब्रह्मांड के लिए एक सौरमंडल क्या है? धूल है। पूरे के पूरे ब्रह्मांड के लिए एक मंदाकिनी भी धूल है। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि हमारी मंदाकिनी इतनी बड़ा है, हमारा सौरमंडल इतना बड़ा है, हमारा पृथ्वी इतना बड़ा है, हमारा भारत इतना बड़ा है, ये हम सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें उस ब्रह्मांड की दृष्टि से, जो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष इतना बड़ा है, तो उसके हिसाब से धूल ही है ना। तो इसीलिए कहा गया कि इस कच्चे धूल का बादल नेबुला कहलाता है। और जो इससे बने हैं वो क्या हैं? तारे, ग्रह, उपग्रह और उल्काएँ, ये सारे चीज़ों का निर्माण हुआ। ऐसा नहीं कि खाली इतना ही, हमारे आकाश में जितने भी आकाशीय पिंड हैं उन सभी का निर्माण इस नेबुला के द्वारा हुआ है। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा, सर क्षुद्रग्रह कैसे बना? अरे क्षुद्रग्रह भी ऐसे ही बना है जी, कोई अलग से थोड़े बन जाएगा। तो आप चीज़ों को समझिए, बेसिक पॉइंट को समझिए कि हमारे पूरी इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, वो सारे के सारे इसी नेबुला से बने हैं। उनका बेसिक जो स्ट्रक्चर रहा है वो क्या रहा है? नेबुला पे आधारित रहा है। जो कण आकार में बड़े थे उसको न्यूट्रिनो कहा गया। जो आकार में बड़े थे उन्हें क्या कहा गया? न्यूट्रिनो। बाकी धूल के बादल को नेबुला। दोनों बातों को याद रखिएगा, आगे बताऊंगा कि न्यूट्रिनो क्या होता है। ठीक है, अच्छा चलिए, मान लिया कि हो गया विस्फोट, ये सारी चीज़ें हो गई। विस्फोट के पश्चात बिखरे द्रव्यमान तेज गति से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जा रहे थे नहीं, जा रहे हैं और जाते रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार होता रहेगा। कब तक होता रहेगा नहीं कहा जा सकता, इसलिए जा रहे हैं। ब्रह्मांड के इस विशाल स्तर पर जो क्रियाएं हुई, दो तरह की क्रियाएं हुई, एक प्रसरण भी हुआ, दूसरी तरफ से संकुचन भी हुआ। दोनों क्रियाएं एक साथ चल रही हैं, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मांड के प्रसरण यानी प्रसार और संकुचन यानी दबाव, दोनों क्रियाएं एक साथ चल रही हैं। आप सोचोगे एक तरफ प्रसार की बात कर रहा है, दूसरे तरफ संकुचन की बात कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रसार इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसलिए प्रसार हो रहा है। संकुचन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से बंधी हुई भी हैं। ऐसा नहीं कि हमारा पृथ्वी और मंगल ग्रह की दूरी बढ़ रही है, हमारे पृथ्वी और सूर्य की दूरी बढ़ रही है, नहीं, हमारा सौरमंडल बंधा है। जो अन्य आकाश गंगाएं हैं उनकी दूरी बढ़ रही है, हमारी दूरी उतनी ही है। इसीलिए कहा गया प्रसरण और संकुचन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं। चलिए ठीक है, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए अब यहाँ ये बात हमको बताना क्यों जरूरी कि थोड़ा सा आपको पता चलना चाहिए कि दुनिया वाले क्या कर रहे हैं। हमने बताया ना कि थोड़ी सी करंट की चीज़ें हमें जाननी चाहिए। तो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए एक सेंटर है जिसका नाम है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च।
यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है सर्न और इंग्लिश में बोलता है SERN, सर्न। ठीक है, सर्न ने क्या किया, 30 मार्च 2010 की बात कर रहा हूँ, 30 मार्च 2010 की, जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फुट नीचे, कितने दूर, 100 फुट नीचे लगभग 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में एक परीक्षण किया इन्होंने। कौन किया, सर्न ने। सर्न को क्या बोला जाता है, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, उस सर ने क्या किया, अच्छा इसको सेट करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, कि यूरोपियन यहाँ है, देखिए ऐसे सोचेंगे सेंटर यूरोपियन रिसर्च न्यूक्लियर अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इसको सर नहीं बोला जाता है। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से सेट कर दो, यस पहले ई लगा दो, यूरोपियन हो गया, फिर सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ऐसे नहीं आप करोगे, आप सर ने याद रखोगे। और 30 मार्च 2010 को कहाँ पे, जेनेवा में, जेनेवा याद रखोगे ना, बहुत सारे चीज़ों का मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है, तो जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फुट नीचे एक 27 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी गई। आज तक पृथ्वी के नीचे, इतने नीचे हिस्से में इतनी लंबी सुरंग कहीं नहीं खोदी गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ खोदी गई है, जेनेवा में। और क्या करने के लिए, तो बताता हूँ क्या करने के लिए। यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों LHC का, ये सारा चीज़ आप पहली बार सुन रहे होंगे। इसका नाम है लार्ज हैड्रन कोलाइडर, लार्ज हैड्रन कोलाइडर, LHC। ये है क्या चीज़, कहा जाता है कि सर्न वालों ने जेनेवा में जो 100 फुट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई, वो किसी न किसी काम के लिए बनाई होगी ना। किस काम के लिए, काम के लिए नहीं, वो प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने बनाया सुरंग। कौन सा एक्सपेरिमेंट, तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम है LHC, L फॉर लार्ज, H फॉर हैड्रन, C फॉर कोलाइडर। इस नाम से एक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक उन्होंने सिद्ध किया, दिखाया दुनिया वालों को करके। अच्छा, नाम तो सुन लिया LHC, आखिर इसमें हुआ क्या था, क्या पाया उन लोगों ने, क्या रिसर्च किया, नाम तो जान गया। चलो जानते हैं। इस प्रोग्राम में 1000 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल थे, 1000 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। मतलब मान गए कि बहुत बड़ा प्रोग्राम था। हाँ, जाहिर सी बात है, दुनिया का पहला इतना बड़ा प्रोग्राम था जिसमें इतने सारे वैज्ञानिक एक साथ शामिल हुए हों किसी एक आविष्कार के पीछे। अच्छा, इतनी बड़ी बात थी क्या इस LHC में। इस LHC में किया क्या गया कि प्रोटॉन बीमों को लेकर के, प्रोटॉन नाम सुना ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन बीमों को लेकर के प्रकाश की गति से टकराया गया। ठीक है, प्रकाश की गति से टकराया गया, मतलब कि प्रकाश की स्पीड तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। क्या इतनी स्पीड से इन लोगों को टकराया गया, मैंने बोला लगभग मतलब ठीक उसी के लमसम। अब एकदम 3 लाख पे मत पहुंच जाएगा, नहीं एकदम स्पीड 3 लाख थी, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है कि भाई लगभग, तो हमने भी बोला लगभग। ठीक है, तो लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया, मतलब कि नॉर्मल स्पीड तो नहीं थी, प्रकाश की गति से प्रोटॉन बीमों को टकराया गया तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। नया वर्ड फिर हमारे सामने, ये हिग्स बोसान क्या होता है। तो चलो, मैंने मान लिया कि प्रोटॉन बीमों को तुमने टकराया प्रकाश की गति से और एक नए पदार्थ के निर्माण के बारे में जानना चाहा जिसका नाम है हिग्स बोसान। आइए जानते हैं हिग्स बोसान को। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित वैसी अनसुझी अवधारणाओं की परख की जाएगी जो हमसे छिपी हुई है, जो एक रहस्य के रूप में हमारे पास है। हमारे वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि जो ब्रह्मांड है, जब आप आसमान में रात को ऊपर देखते हो तो अगर आप विचार करोगे तो देखते रह जाओगे कि इतना बड़ा आसमान जो काला दिख रहा है, ये काला वाला जो पदार्थ है ये है क्या, ये काला वाला पदार्थ ये है क्या। तो दोस्तों, ये है डार्क मैटर। जो हम ऊपर देखते हैं उस काले पदार्थ में तो हमें दिखाई देता है क्या चीज़, ये जितने भी तारे हैं। तो क्या अगर आप सोचिए कि क्या कभी आप अगर उड़ना चाहो तो उड़ते 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 क्या आप उस तारे तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जो ब्लैक हमको दिख रहा है उस ब्लैक तक जा सकते हो। आखिर वो ब्लैक है क्या, ये जो रहस्य था, इससे पर्दा उठाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इस LHC प्रोग्राम को किया और प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से टकराकर हिग्स बोसान के जानने का प्रयास किया। ये हिग्स बोसान क्या है, हिग्स बोसान ही डार्क मैटर है। हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किए, जो ब्लैक वाला पॉइंट देखते हैं वो डार्क मैटर है। कहीं उसको डार्क मैटर बोला जाता है, कई बार उसको डार्क एनर्जी बोला जाता है, और एक और डायमेंशन बोला जाता है कि एक अलग से डायमेंशन है, जैसे 3 डायमेंशन लोग पढ़ते हैं ना, 3 डायमेंशन, तो कहा जाता है कि एक अलग से डायमेंशन है। कभी कभी इसको बोला जाता है कि गॉड पार्टिकल है।
भगवान का स्वरूप है वो, गॉड पार्टिकल का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग नामों से अलग अलग बातें की जाती हैं। चलिए ठीक है, अगर हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया तो कुछ तो रहस्य के बारे में पता चला होगा। तो उन लोगों ने पता किया। उपरोक्त महाप्रयोग द्वारा सर ने अंततः 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता एक सब एटॉमिक पार्टिकल खोज कर लिया उन्होंने। इससे मिलता जुलता, हिग्स बोसान से मिलता जुलता एक सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज उन्होंने कर लिया। और 14 फरवरी 2013 को, देखिए 10 में पहला प्रयोग हुआ, 12 में उनको एक सब एटॉमिक पार्टिकल मिल गया, और 14 फरवरी, ठीक है, वैलेंटाइन डे के दिन 2013 में, 2014 हो गया तो 14 सेम हो जाता है, एक साल बैक कर लो आप। तो 2013 में LHC को बंद करने का निर्णय लिया गया। क्यों, कोई दिक्कत हो गई क्या, नहीं पता, बंद करने का निर्णय लिया गया। परंतु जून 2015 में उसे फिर से स्टार्ट कर दिया गया और फिर से हमारे काम जो है जारी हैं। इस प्रकार एक मंदाकिनी में लगभग जितने प्रकार के खगोलीय पिंड निर्मित हुए हैं वे सभी इसी प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं, ऐसा माना गया। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस LHC को और चीज़ों को एकदम बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ मैं बहुत अलग बातें नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि उन्होंने किया क्या। LHC के माध्यम से उन्होंने हिग्स बोसान को बनाने का प्रयास किया और डार्क मैटर के बारे में एक अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठाने का काम किया। थोड़ी सी बातें मैं और करूँगा आपसे, ज़्यादा नहीं। देखिए, विस्फोट के पश्चात बिखरे द्रव्यमान तेज गति से एक दूसरे से दूर जा रहे थे, जिसे बिग बैंग थ्योरी जो है पुष्टि करता है। मैंने आपको बताया तारों के निर्माण की प्रक्रिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे ब्रह्मांड का निर्माण तो समझ में आ गया कि इसी तरह से ब्रह्मांड बना, एक सघन पिंड में विस्फोट हुआ और सारे लोग अलग अलग हो गए, इस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, तो तारों के निर्माण की प्रक्रिया में जो बिखरे हुए नेबुला थे ना, जिससे ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्काएं बन रहे थे, बिखरे हुए नेबुलाओं के अंतर्गत 4 अति महत्वपूर्ण तत्व सम्मिलित थे। कौन कौन से तत्व? पहला चीज़ था कि मजबूत नाभिक, दूसरा चीज़ था कमज़ोर नाभिक। भाई नाभिक मजबूत भी हो सकता है, कमज़ोर भी हो सकता है। दूसरा चीज़ है बल, बल या तो गुरुत्वीय बल की बात करूं, और अगर दूसरा बल है तो विद्युत चुंबकीय बल। मतलब इस पिंड में, हर एक पिंड में 2 चीज़ें विद्यमान थी, एक तो नाभिक विद्यमान था, दूसरा बल विद्यमान था। नाभिक या तो कमज़ोर या तो मजबूत। अब पिंड या तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति उस पिंड के अंतर्गत था या तो विद्युत चुंबकीय बल उसके अंदर था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये उसके अंदर था। तो आखिर ये जो नेबुलाएं थे, जो पिंड थे, इनके अंदर इस तरह की चीज़ें क्यों थीं? देखिए क्या होता है ना, घर्षण में बहुत शक्ति होती है। हमने बताया ना कि शुरू में एक सघन था और अणु इसके पास पास थे, तो घर्षण की प्रक्रिया शुरू हुई। हम लोग बचपन में दोस्तों एक गेम खेलते थे। क्या गेम खेलते थे? सर का बाल तोड़ करके इस किताब पे रख लेते थे और कलम को लेकर अपने सर में रगड़ते थे। रगड़ने के बाद ऐसे जब उस पर टच करते थे तो सारे बाल उस पर कलम पे चिपक जाते थे। या बचपन में एक और प्रयोग करते थे कि कुर्सी पे बैठा करके किसी को और एक हल्के सूती कपड़े से कुर्सी के पीछे मारते थे, और कुछ टाइम बाद प्लास्टिक की कुर्सी पे कुछ टाइम बाद किसी व्यक्ति से उसको छूने के लिए कहते थे तो कोई करंट सा एहसास होता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी घर्षण के स्वरूप। उसी तरह से यहाँ भी घर्षण था। घर्षण के स्वरूप जो पिंड थे उसमें एक फोर्स जनरेट हो गया, एक तरह का गुरुत्वीय बल जनरेट हो गया, जो कि आज हमारे पृथ्वी में भी है, मंगल में भी है, शुक्र में भी है, बृहस्पति में भी है। क्योंकि अगर इनके अंदर बल नहीं होता तो सूर्य अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इन सारी चीज़ों को अपने तरफ खींच लेता। आज भी जब कोई एस्ट्रॉयड वगैरह होते हैं जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्योंकि क्षुद्र ग्रह ऐसे चीज़ होते हैं जिनके अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती है, वो एकदम फेल्योर होते हैं, तो जब वो किसी ग्रह के संपर्क में जाते हैं तो ग्रह उनको अपने तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, जब अपने तरफ खींच लेते हैं तो ग्रह के वायुमंडल में आ जाते हैं और वायुमंडल में आते ही तेज गति से हमारे समीप पहुंचते हैं और ऊपर ही घर्षण करके जल उठते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने चीज़ें सुना है। आगे मैं आपको और भी डिटेल बताऊंगा। अभी आप चीज़ों को बेसिकली आराम से समझिए, क्योंकि ये खगोल विज्ञान है और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे आइए, उपरोक्त चारों के सम्मिलित प्रभाव से, जब चारों एक पिंड में अवेलेबल थे तो उनके सम्मिलित प्रभाव से, कैसे? उनके सम्मिलित प्रभाव से, क्योंकि एक भी कम होता तो कहानी गड़बड़ हो जाती। सम्मिलित प्रभाव से नेबुला के द्रव्यमान में क्वांटम विचलन स्टार्ट हुआ। अब एक और घड़ी आपके सामने, क्वांटम विचलन। तो आखिर नेबुला के द्रव्यमान में क्वांटम विचलन जो शब्द है ये क्या है? देखिए, मैंने हर एक ऐसे शब्द को डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है जहाँ पे आप कमज़ोर हो, जिसको आप नहीं समझ सकते हो। मैं चाहता तो आपको आगे बता देता, लेकिन मैंने रुक कर काफ़ी रिसर्च इस पर किया कि क्वांटम विचलन होता क्या है। तो याद रखिएगा कि इस क्वांटम विचलन के कारण नेबुला के अणुओं में गति प्रारंभ हो गई।
ठीक है, नेबुला के अणुओं में गति प्रारंभ हुई। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो तारों में, सूर्य में जो गति चल रही है, इसका मेन वजह क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, क्वांटम विचलन। क्वांटम विचलन, क्वांटम विचलन देखिए ध्यान से, काल अंतराल यानी स्पेस टाइम की बात करूँ मैं, काल अंतराल की, ठीक है। काल अंतराल संरचना में छोटी छोटी लहरें उठती हैं। यदि काल अंतराल, अब काल अंतराल को समझिए, यदि काल अंतराल को सूक्ष्म रूप से देखना सक्षम हो तो नज़र आएंगी, लेकिन आज तक हमारे पास ऐसा कोई सूक्ष्मदर्शी नहीं है जिससे हम इस स्पेस टाइम को देख सकें, क्योंकि स्पेस टाइम का जो समय है ना बिल्कुल कम होता है। किस समय लहरें उठती हैं, किस समय क्वांटम विचलन स्टार्ट होता है, इस चीज़ को देख पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन आज तक ऐसा कोई सूक्ष्मदर्शी नहीं बना। अगर बन जाता है तो ज़रूर देखा जा सकता है। इस तरह के विचलन ब्रह्मांड के जन्म के समय भी उपस्थित थे, जिन्हें महाविस्फोट की घटना ने विशाल बना दिया। इसी विशाल विचलन ने गुरुत्वीय तरंग उत्पन्न की, जिससे ब्रह्मांडीय विकिरण का नाम हमारे सामने आया। किसकी वजह से? इसी क्वांटम विचलन की वजह से हर एक पिंड में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति जनरेट हुई है। बात यह आती है कि आखिर यार इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति कैसे है? आपसे कोई पूछे कि इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति आखिर कैसे है, क्यों पृथ्वी सारी चीज को खींचती है, क्यों पृथ्वी ही नहीं, क्यों बुध, शुक्र, जितने भी ग्रह हैं, ये सारे ग्रह के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति आखिर कैसे आई? तो वो आई क्वांटम विचलन से, क्योंकि क्वांटम विचलन ने उस काल अंतराल में एक ऐसा विचलन पैदा किया जिससे गुरुत्वीय तरंग उत्पन्न हुआ, और अभी तक इसकी खोज नहीं हुई कि आखिर कैसे। इसी के लिए तो हिग्स बोसान का निर्माण किया जा रहा था, ताकि इस ब्रह्मांड के शुरुआती दौर के संरचना और निर्माण के बारे में जानकारी मिल सके। तो अभी तक जितना खोज हुआ है उस खोज के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। अभी भी खोज जारी है, अभी भी आप एकदम फुल सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि हमारे कोई भी वैज्ञानिक सेटिस्फाई नहीं है इस बात से कि नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि वैज्ञानिकों का काम होता है कि एकदम तह तक जाते हैं, जब तक उनको फाइनल डिसीजन नहीं मिल जाता तब तक वो रुकते नहीं है। तो आज भी खोज जारी है, और अभी तक इतनी बातें पता चली, तो उसी आधार पे मैंने आपको चीज़ों को बताया। कुल मिला जुला कर अगर हम बात करें तो क्वांटम विचलन से नेबुला के अणुओं की में गति प्रारंभ हुई, और वही गति इनको गुरुत्वाकर्षण बल देता है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, सूर्य के अंदर नाभ की संलयन की प्रक्रिया बंद हो जाए, तो जान लीजिए कि उनके अंदर क्वांटम विचलन भी समाप्त हो जाएगा। क्वांटम विचलन जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी उल्काएं होती हैं, जो पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड, जिनके अंदर अपना कोई प्रकाश नहीं होता, अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती, उनके पास किसी भी तरह का क्वांटम विचलन वहाँ नहीं होता, इसलिए वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल कम होता है, होता ही नहीं है, कई बार तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। इसी तरह मैं बात करूं कि जो मजबूत और बड़े नाभिक थे वो क्या किए कि हर बड़ा नाभिक के बगल में जो भी कमज़ोर और छोटे नाभिक थे उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। इसी क्वांटम विचलन की वजह से हर बड़ा नाभिक अपने चारों तरफ के छोटे नाभिकों को, कमज़ोर नाभिकों को अपने तरफ खींचना शुरू कर दिया, और इस तरह से इसका एकत्रीकरण प्रारंभ हुआ। परंतु गुरुत्वीय बल के संतुलन के कारण, भाई गुरुत्वीय बल तो है ना, फोर्स इनके अंदर है ना, तो संतुलन के कारण तारों का जन्म होना शुरू हुआ। धीरे धीरे तारे बने। तारों के निर्माण के साथ ही तारे गुरुत्वीय बल संतुलित हो गए तथा तारों का द्रव्यमान घूर्णन करने लगा। तारों का द्रव्यमान घूर्णन करने लगा। घूर्णन की इस प्रक्रिया से तारे के बाह्य स्तर पर केंद्रापसारी बल कार्यरत हो गया। देखिए ये थे तारे, मजबूत नाभिक मिलकर, जो मजबूत नाभिक थे वो कमजोर नाभिकों को अपने पास कर करके, और गुरुत्वीय संतुलन के होने के कारण तारों का निर्माण हुआ, और ये जो तारे थे, तारे का जो द्रव्यमान था ये पूरी तरीके से घूर्णन करने लगा उस बल के कारण। तो जब ये तारे घूर्णन करने लगे तो इसके चारों तरफ के जो कमजोर वाले हिस्से थे ना, वो छोटे छोटे भागों में टूटकर बाहर फेंकाने लगे, बाहर जाने लगे। इसीलिए कहा गया यहाँ पे कौन सा बल लगा? बाह्य स्तर पर केंद्रापसारी। केंद्रापसारी मतलब केंद्र से अपसारी बल। अपसारी बल, अपसारी माने होता है बाहर, बाहर की तरफ एक बल कार्यरत हुआ, जिसके कारण द्रव्यमान का कुछ भाग तारों से अलग हो गया। ठीक है, द्रव्यमान के इसी अलग हुए भाग से विविध ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों तथा उल्काओं आदि का निर्माण हुआ है। इसी तरह से रही तारों के निर्माण की प्रक्रिया। आगे और भी बात करूंगा, इस पूरे तारे के निर्माण में भी बहुत सारी बातें आपको बतानी है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा और बिल्कुल बेस से समझिएगा, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में न बना रहे।
कोई दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब जो है अगली वीडियो में बना के दे दूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए। पूरे के पूरे ज्योग्राफी को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हम लोग हैंडल किया जाएगा, जिस तरह से हम लोग बाकी सब्जेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। हमें आपको मजबूत बनाना है, और फाइनल याद रखिए कि आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, हर हाल में सिलेक्शन लेना है, उसके बाद ही हमें जीवन में रुकना है। सिर्फ एक मुकाम होना चाहिए, एक मंजिल होना चाहिए, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। तो इसी के साथ वीडियो आज का यहीं पे है। दोस्तों आपसे फिर एक विनम्र निवेदन करता हूँ, अगर आप मुझे छोटा भाई, बड़ा भाई, अपना गुरु, अपना टीचर कुछ भी मानते हैं तो प्लीज़ ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड पे जो है क्लिक किया करिए, और ऐड को मत स्किप करिए, क्योंकि वहीं से थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे होता है, जिसकी वजह से मैं ये सारे काम कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा हमारा साथ दोगे तो हम भी जो है थोड़ा सा, उससे मेरे मन का भी प्रोत्साहन होगा। तो आप मेरे छोटे भाई जैसे हो, हैं, मैं आपके लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग भी थोड़ा सा अगर अच्छा करेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो अच्छा कर ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बहुत लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि लोग जान सकें, ठीक, ये जो जानकारी है ये लोग जान सकें और हमारे देश का उद्धार हो सके। चलिए थैंक यू सो मच।